हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। मुद्दा में आज हम बात करेंगे अग्निवीरों के आरक्षण पर हरियाणा सरकार के बड़े फैसले की। चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में अग्निवीरों के लिए 20% हॉरिजेंटल आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ अग्निवीरों को लाभ होगा बल्कि राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन सवाल है कि क्या 20% आरक्षण अग्निवीरों के लिए पर्याप्त है? क्या यह फैसला युवाओं के भविष्य की गारंटी है या सिर्फ एक अंतरिम राहत? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में अग्निवीरों से जुड़े बड़े फैसले को मंजूरी मिल गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बड़े फैसले पर जानकारी देते हुए कहा कि अग्निवीरों के लिए कई पदों में हॉरिजेंटल आरक्षण 20% किया गया है और बढ़ा हुआ आरक्षण चालू और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में लागू होगा। आज की बैठक में जो पहला एजेंडा था, हमारी जो अग्निवीर पॉलिसी है नीति 2024 में आज संशोधन को मंजूरी दी गई है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में हॉरिजेंटल आरक्षण 10% से बढ़ा करके 20% किया गया। पहले 10% था। हालांकि हरियाणा सरकार द्वारा अग्निवीरों के हित में लिया गया ये पहला फैसला नहीं है। अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार पहले भी कई बड़ी घोषणाएं कर चुकी है। अग्निवीर शहीदों को 1 करोड़ रुपए के सम्मान राशि दिए जाने से लेकर राज्य के भूतपूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाना और राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप बी की नौकरियों में 1%, ग्रुप सी में 5%, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 20% और वन विभाग में 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिए जाने तक के फैसले अग्निवीरों के हित में लिए जा चुके हैं। अग्निवीरों के हित में लिए गए हरियाणा सरकार के फैसले। अग्निवीर शहीदों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि, भूतपूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में अधिकतम उम्र सीमा में छूट, सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अग्निवीरों का आरक्षण 20%। हालांकि विपक्ष अग्निवीर योजना को लेकर लगातार सवाल उठाता रहा है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस योजना को युवाओं के साथ धोखा बताते हुए ये सवाल उठाया था कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों का क्या होगा। अब देखना होगा कि अग्निवीर आरक्षण के फैसले से क्या विपक्ष की राय बदलेगी, क्योंकि सरकार का तो दावा है कि इस फैसले से न केवल अग्निवीरों को लाभ मिलेगा बल्कि राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को प्रशिक्षित और अनुशासित युवा कर्मियों से मजबूती मिलेगी। चलिए इसी मुद्दे पर खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत सप्रा साहब मैं आपके साथ करना चाहूंगी। अग्निवीर आरक्षण पर हरियाणा सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, 20% हॉरिजेंटल आरक्षण लागू करने की बात की गई है, यानी कि इसमें बढ़ोतरी की गई है। आपकी क्या राय है इस फैसले पर? सभी को नमस्कार जी। आज हरियाणा कैबिनेट मंत्री की मीटिंग थी आज। नायब सिंह सैनी जी जो हमारे माननीय सीएम साहब हैं, उन्होंने कुछ डिसीजन लिए इसमें। 7 इसमें प्रस्ताव थे, 6 उसमें से मंजूर कर दी, जिसमें सबसे बड़ा जो है एजेंडा इसमें अग्निवीर का ही था, जिसमें पहले 10% रिजर्वेशन होता था नौकरियों में, अब इन्होंने 20% कर दिया है। देखो ये जो योजना है अग्निवीर जो योजना है, ये 16 जून 2022 को भारत सरकार ने शुरू करी थी। इसमें जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो सेना में भर्ती होते हैं जी, उनको अग्निवीर कहा जाता है, उसके नाम से जाना गया। तो इसमें जो एज है वो 17.5 से 21 साल तक
रखी गई। और इसमें पहले 4 साल के लिए जो है ना, वो जिस तरह से आप कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रेनिंग पीरियड, जी, मतलब उनको ट्रेन किया जाएगा और डिफरेंट जो है ना, जो भी जो है जो डिफरेंट सेना है उसमें उनको रखा जाएगा। उसमें 25% को स्थायी कर दिया जाएगा और जो शेष है उनको 11.7 लाख जो वित्त देकर, उनकी आर्थिक सहायता देकर अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। तो ये एक भारत सरकार द्वारा एक रोजगार को बढ़ाना, जो युवा शक्ति है उसका उपयोग करना, उसको अनुशासन सिखाना जी। क्योंकि सेना में अनुशासन सबसे बड़ी बात है। एक तो वो जो सेना में जाता है, देखो बिल्कुल एक तो अपना हष्ट पुष्ट युवा होता है और बिल्कुल हर तरह से उसको नॉलेज होता है, तो वहां जाके उसको वास्तव में पता चलता है डिसिप्लिन क्या है। अदरवाइज अगर कोई छोटी जो इधर उधर करेगा, इसमें 12वीं पास क्वालिफिकेशन होती है, अगर वो इधर उधर जॉब करेगा तो वो मतलब उसका जो है ना पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाती, उसका चाहे वो फिजिकल है या मेंटल लेवल, वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाता जो हमारे जो सेना है, जो सेनाओं में जो हमारे युवा जाते हैं, जो उनका लेवल होता है। तो ये आज माननीय सैनी साहब ने, सीएम साहब ने जो रिजर्वेशन जो बढ़ाया 10% से 20% किया है, ये स्वागत योग्य बहुत बड़ा कदम है। तो ये अग्निवीर जो उनको रोजगार मिलेगा। देखो आप, तो ये वैसे हरियाणा नहीं, मतलब दूसरी स्टेट्स में भी हो रहा है, क्योंकि जब ये अग्निवीर योजना आई तो इसका जो विपक्ष है, जिस तरह से आम बात है उठाता है मुद्दे, उन्होंने विरोध भी किया था उसका टाइम टू टाइम। और बाद में जो बड़े बड़े जो आर्मी ऑफिसर्स हैं या जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनको बीच में आके बताना पड़ा था, भाई ये जो है हमारा जो रेगुलर जो अपॉइंटमेंट है वो तो चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ ये जो हम जो युवाओं को मतलब किस तरह से यूज किया जा सकता है, किस तरह से उसको रोजगार दिया जा सकता है, किस तरह से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सकता है, देश की सुरक्षा में भी उसको यूज किया जा सकता है। और मतलब ये सिर्फ ये नहीं वहां पे उसको बॉर्डर पे भेजना है, छोटे मोटे और भी काम बहुत होते हैं। कहीं पे कुक का काम होता है, स्टोरेज का काम होता है, कहीं पे टेक्निकल काम भी होते हैं। तो उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको 6 महीने ट्रेनिंग दी जाती है और एक अच्छा वेतन भी दिया जाता है, मतलब 30-40 हजार मिनिमम वेतन भी है। और उसके साथ ही साथ अगर वो छोड़ के आता है तो उसको किसी भी तरह से आर्थिक दृष्टि से नुकसान ना हो। उसको करीब जो है ना 11,71,000 रुपए मिलेंगे और वो अपना काम भी शुरू कर सकता है, अपना कोई इंडस्ट्री लगा ले, कोई दुकान खोल ले या कुछ भी। और सबसे बड़ी बात है, जब वो 21 साल के बाद आएगा उस टाइम भी उसके बाद उसके पास नौकरी के अच्छे अवसर होंगे। एक तो वो सीख के आएगा, एक जो मतलब देखो इधर उधर घूम रहा होता है, जो युवा है जो इधर उधर घूम रहा होता है, उसका नॉलेज नहीं होता। सेना में जाके वो वास्तव में सीखते हैं भाई क्या किस तरह से उसको पर्सनैलिटी क्या उसको जीवन में करना है और किस तरह से देश की रक्षा में भी उसका योगदान रहता है। तो ये मतलब टेक्निकल है, चाहे वो कुक है, चाहे वो स्टोर कीपर है, कई तरह के काम होते हैं। उसको मतलब साथ ही साथ वेतन के साथ साथ एक तो उसको रोजगार मिलता है। और मतलब अब देखो उसके बाद अगर वो 7 साल बाद आएगा, अगर 7, क्योंकि इसमें 25% तो स्थायी कर दिए जाते हैं, जो शेष है उनको फिर आगे मतलब दे कैन लेफ्ट, मतलब दे कैन लीव द जॉब और उनके दूसरे अवसर है। तो उसके लिए सरकारों ने भी पहल की है। उसी पहल में जिस तरह से अब हमारे हरियाणा गवर्नमेंट ने भी उनका जो एक मतलब जो है ना कोटा बढ़ा दिया, रिजर्वेशन बढ़ा दिया, भाई उनको एक अच्छा जॉब मिल जाए, चाहे वो पुलिस है या आज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो आज सीएम साहब ने घोषणा करी है, तो उन्होंने यही बोला है भाई उनका जो अनुभव है उसको भी काम में लाया जाए, उनका जो डिसिप्लिन है उसको काम में लिया जाए और उनको अच्छा अवसर दिया जाएगा। तो ये सीएम साहब का जो वैसे तो ये स्वागत योग्य कदम है, सभी को इसमें स्वागत करना चाहिए। और साथ ही साथ आज एक मिनिमम वेजेस का भी इन्होंने जो है ना आज बढ़ाया है, जो मिनिमम, क्योंकि आज महंगाई का टाइम है। देखो पहले 11,257 रुपए थी, आज सीएम साहब ने 15,220 रुपए कर दिया। ये बजट में भी उन्होंने रखा था, बजट जब चर्चा हुई थी उस पे, तो आज घोषणा कर दिया, इसमें कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं बाकी मेहमानों को भी जोड़ लेती हूँ। जितेंद्र जी, आज जो फैसला आया है, अग्निवीरों के लिए आरक्षण में बढ़ोतरी हुई है, 20% से किया गया है।
आप कैसे देखते हैं इस फैसले को, स्वागत करेंगे? क्योंकि सरकार का तो यही दावा है कि न सिर्फ अग्निवीरों को इससे लाभ होगा बल्कि राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को भी इससे मजबूती मिलने वाली है। देखिए, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है जी। देश की सेना से, देश की सुरक्षा से, देश के सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा ये मामला है। जब देश का जवान देश के तिरंगे के लिए, हिमालय के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश की आवाम के लिए जब अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, तो मुझे शायर की पंक्ति याद आती है कि सरजमी से बड़ा, सर और जमी से भी बड़ा बताया है कि सरजमी से बड़ा जिनका नामो निशान उन शहीदों की है ये अमर दास्तां। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं आपके सम्मानित चैनल पर बताना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सबसे पहले हिंदुस्तान में सैनिकों के नाम पर रेवाड़ी में, हरियाणा के अंदर अहिरवाल में, दक्षिणी हरियाणा में जब रैली की थी और जो वादे देश की सेना के जवानों से किए थे, मैं समझता हूं सेना बहुत आहत है। और पूर्व सेना अध्यक्ष एम नरवणे, मनोज नरवणे साहब ने जो अपनी बुक में, जो किताब में, जो सारी चीजें, जो एक उदासी की लहर और जो चर्चाएं सेना के अंदर चली जब अग्निवीर योजना ये लेकर आए, क्योंकि सेना ये जानती है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जब वो प्रधानमंत्री बने, कैसे उन्होंने रेल, गेल, भेल, सेल, ओएनजीसी, एनएचपीसी, बीएसएनएल, एमटीएनएल, पोर्ट, एयरपोर्ट और अब तो जल जंगल जमीन भी अडानी साहब को देने का काम किया, अंबानी जी को और अडानी को देने का काम किया है, लगभग अडानी जी को देने का काम किया है। और प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में जहां भाजपा शासित प्रदेश है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सेना ने आज हरियाणा में बताइए निजीकरण कहाँ हुआ है? बहुत एक एक आज हरियाणा में बताइए निजीकरण कहाँ हुआ है, आप ये बताइए प्लीज। मेरा निवेदन है सर, हाँ, नहीं आप फिर मुद्दे से इधर उधर मत जाइए। मेरा निवेदन है मुद्दा सप्रा जी, आपको प्रॉपर मौका दिया गया था, आपके समय किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। सर मेरा निवेदन है और बाकी जो पैनलिस्ट है सबसे निवेदन है कि अपनी अपनी बारे में बोले ताकि सबको मौका मिले। देखिए मैं हरियाणा की बात करूं, मेरा जो गांव है, पैतृक गांव है, उसको जीतगढ़ की उपाधि प्राप्त है। फौजियों का गांव है, कभी भर्ती हुआ करती थी सेना की हरियाणा के अंदर। तिगाम गांव है मेरा। ब्रिगेडियर तक रहे, हेमचंद नागर ब्रिगेडियर रहे। मेरे दादाजी 7 साल सिंगापुर की जेलों में रहे, आजाद हिंद फौज में रहे, मादरे वतन के लिए काम किया। स्वर्गीय श्री गुलशेर जी मेरे दादाजी, रियल दादाजी मेरे। गांव के गौरव पट पर, शहीद स्मारक पर उनका नाम है। जब उनका संस्कार किया गया, जब अंतिम यात्रा उनकी थी और संस्कार हो रहा था शमशान घाट में, तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उनको। तो मैं उस खून से, उस परिवार से उनका पोता हूं और मेरे दादाजी थे। इसलिए जब देश गुलाम था तो आजाद हिंद फौज में थे, देश आजाद हुआ तो 62, 65, 71 तीनों युद्ध मेरे दादाजी ने लड़े। बहुत अच्छी बात है जितेंद्र जी, जो फैसला आया है उस पर आपकी क्या राय है? मैं उसी बात पर आ रहा हूं, क्योंकि मेरा फौजियों का परिवार है। फौजी मेरे अपने परिवार में सारा आर्मी बैकग्राउंड है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, जब ये अग्निवीर योजना लेके आए तो पूरे देश में उदासी थी। हरियाणा में 20% की भीख देने से देश के जो मान है, स्वाभिमान है, सम्मान है, जो जिन पर देश आंख मीच कर, आंखें बंद कर भरोसा करके चैन की सांस लेता है, उनके साथ अग्निवीर योजना लाकर इन्होंने बहुत बड़ा कठोराघात देश की सेना के ऊपर किया। और हरियाणा में जो हरियाणा के जो अग्निवीर वहां पर जा रहे, हरियाणा वीरों की भूमि है और हरियाणा का जो जवान है 20% देने से उसको कुछ नहीं होगा। अरे आपने कौशल रोजगार के नाम पर जो आपने प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण में चतुर्श्रेणी कर्मचारी, आपने तमाम कर्मचारियों को मारने का काम किया, देश के किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को और देश की सेना और जवानों को भी नहीं छोड़ा। और 20% हरियाणा में आप बढ़ाकर क्या दिखाना चाहते हैं? अगर वाकई में आपकी नीति नियत अच्छी है तो साथी मैं आपको बताना चाहता हूं, साथी प्रवक्ता है हमारे भाजपा के, मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को, मैं चैलेंज करता हूं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, मैं चैलेंज करता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब को। नायब सिंह सैनी साहब, देखिए सत्य को सत्य कहना वेदों के अनुकूल है और भय के कारण झूठ बोलना यही महाभूल है। हमारे नेता प्रतिपक्ष न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने सदन में जब अग्निवीर आप लेकर आए उसका विरोध किया और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को खत्म करके हम नियमित भर्ती हम सेना में करेंगे और सेना के खोए हुए गौरव को, सम्मान को वापस हम सैनिकों को दिलाएंगे। और आज भी हम उसी नीति पर काम करें। 20% से देश का सैनिक, आप झूठ बोल रहे थे आपके सम्मानित चैनल, 40,000 कौन से अग्निवीर की 40,000 रुपए तनख्वाह बताइए आप?
11 लाख कुछ हजार रुपए 4 साल बाद आप उनको दोगे, 30,000 से उनका भला कर 40,000। पाओगे? उसके बाद उनकी लाइफ, आप जब किसान से झूठ बोल गए एमएसपी के नाम पर, आप किसान वाला मुद्दा मत लाइए यहाँ पे, किसान बड़े खुश हैं। आप अपना पैनिक मत फैलाइए, या यहाँ ये किसान पे डिबेट नहीं हो रही, किसान पे डिबेट नहीं हो रही है, किसान बड़े खुश हैं, एमएसपी बिल्कुल मिल रहा है उनको, दे आर वेरी हैप्पी। शोर मत मचाइए ऐसे झूठे किसान की बातें, सरेंडर मोदी बन चुके हैं। किसान की बातें यहाँ पे मत लाइए। है विधानसभा में हमने देख लिया, हर चीज का जवाब दिया हमने आपको वहाँ। जितेंद्र जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। हाँ नहीं, आप ऐसे झूठ मत बोलिए, आप मुद्दे पे रहिए, सप्रा जी, आप सिर्फ मुद्दे पे रहिए। कई जातियां ऐसी हैं जिनकी ठीक है regiment है वहाँ जितेंद्र पर। जी, आपने जो सवाल उठाए हैं मैं जवाब लूंगी आगे। सर बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं, सर निवेदन है प्लीज जितेंद्र जी मैं लौटती हूँ आपके पास। ओमकार जी, आपकी क्या राय है? देश के साथ आपकी क्या राय है इसको लेकर, जो फैसला आया है अग्निवीरों को लेकर, और ये पहला फैसला नहीं है, इसके पहले भी जो तमाम फैसले लिए गए हैं। जवानों का जो अग्निवीर के नाम पर आपने धब्बा लगाया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, परसेंटाइल लगाता है आपकी कथनी करनी पर। ठीक है, मैं जवाब लूंगी सर आपका। तो ओमकार जी, आपकी क्या राय है इस पर, क्योंकि सरकार का दावा है कि अग्निवीरों को लाभ होगा और सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था भी इस फैसले के बाद मजबूत होने जा रही है, आरक्षण में बढ़ोतरी की गई है, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? मुस्कान जी, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि सेना की नौकरी सर्वोपरि है, देश की सेवा करते हैं। दूसरी बात, जब ये अग्निवीर की योजना लाए थे, हमने उसी समय कहा था एक योजना गलत है। आप सेना को सेना के तरीके से देखिए, 4 साल का टेम्परेरी भर्ती ना कीजिए। और मेरे भाई कह रहे थे कि उनको बाद में नौकरी देके, और वो भी 20% को, हमें प्रशिक्षित युवा मिलेंगे। मान गया आपको प्रशिक्षित युवा मिलेंगे, लेकिन जो प्रशिक्षण उन्होंने सेना में प्राप्त किया वो इनका क्या यहाँ दूसरी सर्विसेज में पूरा होगा? पुलिस उस प्रशिक्षण पे हमारे देश के, हम देखिए बीच में ना बोले, मैं नहीं बोला था। देखिए सप्रा जी, ये बीमारी खत्म कीजिए अपने अंदर। ठीक है, ये बीमारी खत्म कीजिए। आप भी ध्यान रखना, बिल्कुल आपकी भी आदत है। देखिए सप्रा जी, अगर ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो मैं भी वैसे करिए। हाँ प्लीज कैरी ऑन। देखिए, आप ये बार बार प्रयोग क्यों करते हैं? कभी किसान पर, कभी जवान पर। ये 25% वाला फार्मूला लगा के आपने जो अग्निवीर लाए, ये जवानों पर प्रयोग था, और जो निंदनीय है, आप जवानों को प्रशिक्षण दे रहे हो, देश का बहुमूल्य धन जो जवानों के प्रशिक्षण में लगता है, और देखिए उनको दूर दराज के क्षेत्रों में भी नौकरी मिलती है। वो प्रशिक्षण उनका सेना में ही जरूरी है। आप पहली बात तो जो 25% का फार्मूला लगा रहे हो वो ही गलत है। सेना में भर्ती अग्निवीर के नाम पर नहीं, पूरी सेवा काल के लिए होनी चाहिए। दूसरा, अब ये कहते हैं हमने 20% आरक्षण दे दिया। भाई एहसान नहीं कर रहे हो, देश का बहुमूल्य पैसा लगा है और बहुमूल्य धन है हमारे अग्निवीर, उसको आप नौकरी देते हो। और मैं तो कहूंगा जितने हरियाणा के अग्निवीर हैं उनको 100% हरियाणा में नौकरी मिलनी चाहिए। 20% क्यों? 80% क्या करेंगे? 80% वही 10,000 12,000 की नौकरी करेंगे। और देखिए ये क्या कह रहे थे कि हरियाणा में मुख्यमंत्री महोदय ने आज वेजिस में वृद्धि करी और 15,220 रुपए वेज, मिनिमम वेज फिक्स किया। बहुत अच्छी, मुबारकबाद इनको। लेकिन मैं इनको गारंटी से कहता हूं, आप बताइए सवेरे, कल सुबह ही आपको कितने लोग चाहिए जो 15,220 रुपए, तो क्या 10,000 रुपए भी मंथली नहीं ले रहे? आज हरियाणा में बेरोजगारी इस कदर है, हमारी महिलाएं, बहनें, बेटियां सवेरे 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक प्राइवेट फैक्ट्रियों में नौकरी करती हैं, बोझा ढोती हैं, और तनख्वाह कितनी मिलती है? 6,000। मैं गारंटी से कह सकता हूं 6,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। और हजारों लोग आपके सामने पेश कर दूंगा। आप ये ड्रामेबाजी और डकोसलेबाजी छोड़िए, आप युवाओं को, हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को रोजगार दीजिए। आज MBA किए हुए बच्चियां 10-10 हजार रुपए ले रही हैं, और आप कह रहे हो मिनिमम वेज 15,220 रुपए कर दिया। कुछ तो शर्म कर लो। सप्रा जी, आप बहुत सीनियर हो, मेरे से भी उम्र में ज्यादा हूं, मेरी 60 साल है, मेरे को लगता है आपके 60 साल से। सुनिए, मैं ये कहना, देखिए बीच में ना बोलिए, आप अपनी बार में बोलिए, फिर मैं भी बोलूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि आप जिंदगी के जिस पड़ाव में हो, आप जिस मर्जी पार्टी से जुड़ो, हमारी विचारधारा का विरोध हो सकता है, हमारा आपस में पर्सनली कोई खुंदक नहीं है, कोई जातिगत विरोध नहीं है हमारा आपसे। मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आपकी सरकार में चलती है तो कम से कम उनको ये बोलिए कि आप 15,220 रुपए का मिनिमम वेज दे रहे हो, आपने 20%
अग्निवीरों को आरक्षण दे दिया, भी जो 80% हरियाणा के युवा बच जाएंगे अग्निवीर, वो क्या करेंगे? उनकी प्राइवेट में तनख्वाह मालूम है आपको कितनी मिलेगी? उनकी प्राइवेट में तनख्वाह 10,000, 12,000, अगर ज्यादा छलांग लगाएंगे 15,000। 15,000 से ऊपर उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। और आप भी HKRN में 12 से 15,000 देते हो। फिर जो मिनिमम वेज आप दे रहे हो, उस मिनिमम वेज की गारंटी तो दो। कम से कम चेक कर लो किस फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉय हैं और कितने एम्प्लॉय 15,000 रुपए ले रहे हैं। मुस्कान जी, आज प्रदेश के हालात बहुत खस्ता हो चुके हैं। और सही कहा प्रोफेसर संपत सिंह ने, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी खस्ता हो चुकी है, इनके पास जो लोन लिया हुआ है उसकी किस्त देने के लिए भी पैसे नहीं है। उसका कारण है क्योंकि हरियाणा सरकार की जितनी कमाई है, जितना रेवेन्यू आ रहा है, ये सारी ऊल जलूल योजनाओं में खर्च कर रहे हैं। कोई प्रोडक्टिव और संरचनात्मक विकास की योजना जिससे उद्योग का सृजन हो, रोजगार का सृजन हो, ऐसी योजना में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बच्चों को ना शिक्षा दे रहे हैं ना नौकरी दे रहे हैं। आज परिस्थितियां ये हैं कि हरियाणा में रोजगार के लेवल में नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं हम बेरोजगारी में, और शिक्षा के मामले में बहुत बुरा हाल है। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत खराब है और निजी स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं। आज चलिए मुद्दा अग्निवीर का है, मैं तो ये कहूंगा 20% बिल्कुल गलत है। आपने 20 दे दिया, ठीक है, लेकिन आप इस 20% को बढ़ाकर जितने युवा हमारे अग्निवीर हरियाणा के हों, उन सब की नौकरी सुनिश्चित कीजिए ताकि उनका भविष्य सुनिश्चित हो सके। और दूसरा, जो आपने मिनिमम वेज 15,220 रुपए कहा, इसको कम से कम धरातल पे आके देख लो। परमात्मा ने आपको 2 आंखें दे रखी हैं, एक दिमाग भी दे रखा है। आप देखिए प्राइवेट नौकरी में कितनी तनख्वाह मिल रही है। माताएं बहनें मात्र 6,000 रुपए में, और जो युवा हैं वो 7-8 हजार 9,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं। इनकी व्यवस्था कीजिए। ठीक है ओमकार जी। राजेंद्र जी, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू किया है हरियाणा सरकार ने, क्या ये 20% आरक्षण अग्निवीरों के लिए पर्याप्त है? क्या ये फैसला युवाओं के भविष्य की गारंटी है या सिर्फ एक अंतरिम राहत है? क्योंकि विपक्ष तो इसमें बढ़ोतरी की मांग कर रहा है, कह रहा है कि ये नाकाफी है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब अग्निवीरों का जो सर्विस का मॉडल लाया गया था जी, तब ये बड़ी चिंता, देशव्यापी चिंता थी। ये न केवल विपक्ष बल्कि सैन्य अधिकारियों ने भी चिंता व्यक्त की थी कि 4 साल की सर्विस करने के बाद जब युवा अग्निवीर सेवा से मुक्त होगा तो फिर वो क्या करेंगे, उनका आखिर में बाकी जीवन किस तरह से व्यतीत होगा, उनका पारिवारिक जीवन कैसे चलेगा। तब उस पर बड़ा जो है विरोध हुआ था कि इस तरह का जो सेवा मॉडल है ये ठीक नहीं है। फिर जो है सरकारों ने ये तय किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी तय किया कि हम BSF में देंगे, रिजर्वेशन देंगे, CRPF में देंगे, केंद्रीय जो अर्धसैनिक बल है उनमें भर्ती करेंगे, उनमें रिजर्वेशन देंगे। इधर जो है राज्य सरकारों ने भी फिर पहल की, जैसे हरियाणा सरकार ने पहल की कि पहले 10% का था, अब उसको बढ़ाकर 20% किया गया है। कुछ जो है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आगे आए थे, जैसे महिंद्रा ग्रुप ने भी कहा था कि हम रोजगार देंगे, अपॉइंटमेंट देंगे। सवाल ये है कि वास्तव में ये अग्निवीर योजना जो भी सोचकर लाई गई है, लेकिन बाद में जो है 4 साल की सेवा करने के बाद उनके जीवन में अनिश्चितता के अलावा कुछ नहीं था। अब ये रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन वो जो अग्निवीर सेवानिवृत्त होकर आएंगे जी, उन सबको ये 20% रिजर्वेशन उनको रिहेबिलिट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये तो एक तरह का प्रयोग भी है और देखना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये है कि चलिए हरियाणा सरकार जिस तरह से पहल कर रही है, सभी राज्य सरकारों को अपने अपने प्रदेश के जो अग्निवीर सेवानिवृत्त होकर आने वाले हैं उनको रिहेबिलिट करने का जिम्मा संभालना चाहिए। फिर वो जो है, हालांकि हरियाणा सरकार ने भी कहा था कि व्यापार और बिजनेस के क्षेत्र में भी उनको आसान शर्तों पर ऋण दिया जाएगा और भी दूसरे क्षेत्रों में भी जो है रिहेबिलिट करने का प्रयास किया जाएगा। तो उसको ये ठीक है कि जो भी आपके जो बैच आपका जाता है और जो सेवानिवृत्त होकर आता है, जितनी भी संख्या में आते हैं उनको रिहेबिलिट करने का जिम्मा सरकारों को लेना चाहिए। नहीं, लेकिन राजेंद्र जी, ये फैसला लिया गया है जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अग्निवीर हैं, वो अगर वापस लौटते हैं तो उनके लिए भी तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से लागू की गई थी और ये फैसला भी आया था कि अलग अलग ग्रुप्स में भर्तियों में उनकी भर्ती होगी और उन्हें शामिल किया जाएगा। नहीं, वो तो है ही, लेकिन अभी तो ये जो है 20% रिजर्वेशन की बात है। बाकी तो ये ठीक है कि वो
जैसे एज लिमिट में उनको छूट दी जाएगी तो वो अधिक उम्र तक जो है सरकारी सेवा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और जनरल जो भर्ती होती है उसमें भी उनको कुछ जो है मौका मिलेगा, अगर वो जो है अधिक एज तक जो अप्लाई करने में वो उनको उनकी पात्रता बनी रहेगी तो फिर वो जनरल सेवाओं में भी जो है अप्लाई करके और सेवाओं में जा सकते हैं। हाँ जी, ठीक है कि हरियाणा सरकार ने पहल की है और बढ़ाया है, तो आगे देखना चाहिए। अब ये पहला बैच आने वाला है अभी जुलाई 26 में, जो 22 से भर्ती शुरू हुई थी, जून 22 से, तो ये 4 साल का पीरियड जो है 26 में पूरा, जुलाई में पूरा हो रहा है। तो देखते हैं, उसके बाद देखना चाहिए कि जो बैच आ रहा है और जितने जो है अग्निवीर सेवानिवृत्त होकर आ रहे हैं वो सब जो है रेगुलेट हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं। तो सरकार को फिर आगे जो है आगे भी कुछ अपना प्लान करने के लिए तैयार रहना चाहिए, उनको समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी इस तरह से, और वो 4 साल की सैन्य सेवा के बाद अगर वो बेरोजगार रहते हैं तो ये मुझे लगता है कि किसी भी समाज के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। और उनकी जो भी प्रशिक्षण है, जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है, अग्निवीरों को प्रशिक्षण, बाकी तो इस देश में नेशनल कैडेट कोर भी लागू है जो शिक्षा संस्थानों में प्रशिक्षण देती है। सैन्य प्रशिक्षण की जहाँ तक बात है वो तो वहाँ भी पूरा हो जाता है और वहाँ उसको और ज्यादा वो स्पीड अप किया जा सकता है। प्रशिक्षण की बात नहीं है कि ठीक है अब आप एक मॉडल लेकर आए और सैन्य अधिकारी भी उससे सहमत नहीं थे। कई जो है सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने भी कहा था कि ये जो है इस तरह से सेना में रेगुलर भर्ती होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सेना कमजोर होगी। और पहले भी जो है बात आती रही है कि सेना में जो है ऑफिसर्स की कमी है, कई ऑफिसर लेवल की जो पद खाली है, तो सेना को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो को भी ध्यान रखना चाहिए कि किस दौर से गुजर रहा है पूरा विश्व, ये समझने की जरूरत है। कितने स्वार्थ आ गए चुके हैं देशों के, पहले साम्राज्यवाद था, संसाधनों पर कब्जे की बात है, कोई तेल के बहाने, कोई बहाना बना के तेल के लिए किसी पर हमला करता है, किसी राष्ट्राध्यक्ष को उठा लिया जाता है। इस तरह के जो माहौल है उसमें अपने सैन्य स्थितियां बहुत मजबूत रखने की जरूरत है, इसे मजबूत करने की आवश्यकता है और बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है राजेंद्र जी। सप्रा जी, भविष्य को लेकर क्या तैयारी है? अग्निवीरों की बात कर लें, चाहे प्रदेश के युवाओं की बात कर लें, रोजगार का मुद्दा उठाया है ओमकार जी ने। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी की दर काफी बढ़ रही है और हरियाणा के युवक यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है रोजगार पाने के लिए। अग्निवीर योजना आप लेकर आए, लेकिन इसमें भी तमाम लूप होल्स हैं और युवा परेशान ही हो रहा है। भविष्य की क्या योजना है रोजगार को लेकर? देखो, ओंकार सिंह जी ने अभी मिनिमम वेजेस के बारे में बताया है जी। अब पहले अभी मैंने बताया भाई, पहले 11,257 थी, 15,220 कर दी, मतलब 25% बढ़ाया है इसको। इंडस्ट्रीज में या कहीं भी मिनिमम वेजेस तो देनी पड़ेगी आपको, वो भी अकुशल जो अनस्किल्ड जो लेबर्स है। अगर कहीं पे अगर कोई कम देता है, देगा कौन? नहीं सुनो तो सही, आप सुनिए, अभी आप बीच में बोल रहे हैं, नहीं अभी आप बीच में बोल रहे हैं, आप बोल रहे थे, अभी आप बीच में बोल रहे हैं, चलो आप बोलिए, आप बोलिए पहले आप, मैं चुप हो गया था, अब आप चुप हो जाइए, बीच में शोर मत मचाइए, बोलना बंद करो आप बीच में, आप सुने ना, अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ, आप चुप हो जाइए, अब आप चुप हो जाइए, डोंट बी स्मार्ट नाउ प्लीज। अब मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ 25% बढ़ाई है। कहीं पे भी अगर कोई शिकायत आती है, शिकायत तो करोगे आप या नहीं? कहीं भी शिकायत आती है तो उसके अब सुनिए तो सही, सुनिए, आप बोलते रहिए हैं। तो मिनिमम वेजेस का मतलब है आपको मिनिमम वेजेस देनी पड़ेगी। नंबर 2, आपने बताया जी MBA 10,000 रुपए ले रहा है। मैं भी प्रोफेसर हूँ, एक MBA 5 लाख रुपए महीने भी लेता है, 1 लाख भी लेता है, 50,000 भी लेता है। अब आप सुनिए, आप बोलते रहिए वैसे MBA 10,000 रुपए लेता है, झूठ बोलते हैं आप। मुझे पता है एक बीकॉम कितनी उसकी सैलरी होती है, MBA की कितनी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की कितनी होती है। नहीं, आपको नहीं पता, आपका पता ही नहीं, ऐसे लप्पे मारते हैं यहाँ पे डिबेट में आपको 10,000 रुपए लेता है, ऐसे झूठ बोलते हैं आप, ऐसे झूठ मत बोलिए। अभी हमारे साथी बता रहे थे SKRN, देखो पहले DC रेट पे भर्तियां होती थी। मुझे भी अब आप सुनिए, पहले आप भर्ती घोटाले करते थे, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी जाती है। DC रेट का मतलब क्या होता था? DC रेट का मतलब ये होता था जो उस डिपार्टमेंट का, उस कॉलेज का प्रिंसिपल है या उस डिपार्टमेंट का जो मतलब सीनियर पर्सन है, वो अपॉइंट करता है, अपना चाचा मामा भतीजा बुआ पड़ोसी, उसको लगा दिया, जैसे मर्जी लगा दिया।
ये था डीसी रेट, तुम्हारे पास जिसको भेज मर्जी देता बुला हूं, लिया। लगा दो जिसका बेरोजगार है। अब आप सुनिए, MBA किए बीच हुए में मत, बच्चे भेज देता अब हूं, आप, बताइए। अब मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, इनका माइक बंद करो। अब मुझे रोकना मत प्लीज। अरे कैसे बोलने दोगे? SKRN अलग से देखो अधिनियम बना रखा है, पर बिल्कुल उसके प्रोविजन है, उसके प्रोविजन है, उस प्रोविजन के अंतर्गत भर्तियां होती है। ये SKRN में भर्ती अब कैसे होती है, आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, घर जाके पढ़ लेना, बताइए। घर जाके पढ़ लेना। और जो SKRN में जो भर्तियां होती हैं, अब बिल्कुल उनको स्थायी 58 साल तक की सिक्योरिटी दी जा रही है। ये आपको भी धन्यवाद करना कितनी दे रहे हो? चाहिए। हाँ जी, अब सुनो तो सही, कितनी दे रहे हो? सुनो तो सही। आप कह रहे हो MBA को 10,000 रुपए मिलती है, MBA 10,000 रुपए लेता है। अब आप चुप हो जाइए बिल्कुल ही, आप डोंट। हाँ, अब देखो इसमें जो अग्निवीर बोलते रहिए, कोई नहीं सुनने वाला आपकी बातें। एक बात सुन लीजिए, सिरसा से बाहर इसलिए आप नहीं निकल पा रहे, सिरसा से बाहर इसलिए नहीं निकल रहे, इसलिए आपको जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही। पहले एक सीट थी, अब 2 है, इसलिए नहीं। चिंता है ना हमें, आपकी चिंता है। अपनी कार्यशैली बदलिए। और ये बीच में मैडम इनका माइक बंद करो। इनको जवाब नहीं चाहिए, सिर्फ इनको चिढ़ाना आता है। हमारी दुआ तुम्हारी दुआएं, क्योंकि ये सुबह से शाम तक मतलब इनका यही काम है, एक टेप होती है, टेप। आज के मुद्दे पर रहते हैं, विषयांतर नहीं करते हैं। सप्रा जी वो प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया को लेकर उन्होंने सवाल किया है, उस पर जवाब दे दीजिए। किस पर, कौन सी? ओमकार जी क्या सवाल था आपका? SKRN की भर्ती प्रक्रिया क्या है? भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल ही पारदर्शिता है उसमें, जिस तरह से रेगुलर भर्तियां, आप सुनिए तो सही, जैसे रेगुलर भर्तियां हो रही है वैसे ही इसमें भर्तियां हो रही हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची। ये DC रेट वाली भर्ती नहीं है, ये इनेलो राज वाली भर्तियां नहीं है जिसमें आपके पूर्व CM और बड़े बड़े नेता 10-10 साल तिहाड़ में पड़े रहे। ये वो भर्तियां नहीं है, ये वो भर्तियां नहीं है। आपको बता दिया है, जो भी उसके प्रोविजन है, घर जाके शर्म तो आपको करना चाहिए। SKRN सारा पढ़ ले, घर जाके पूरा ब्रोचर बना हुआ है, पूरे उसके नियम। अरे गूगल में भी डालोगे पता चल जाएगा, अपना ये सुन लो आप। अरे तो आप बता दो, मैं बता तो रहा हूँ ना आपको। ये वो चौटाला राज वाली भर्तियां नहीं है जिसमें 10 साल तिहाड़ जाना पड़े। हाँ जी, आपको बता दिया तुम्हारे पास तो ये। हाँ, बीच में चिल्लाते रहिए, सुनने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। ये बताइए, अपनी कार्यशैली बदलो, तभी जनता एक्सेप्ट करेगी, तभी कोई वोट डालेगी। इस तरह से चलाने से कुछ नहीं होता। सुबह से शाम तक वो टेप चला देते। हाँ बताइए। तो इसमें देखो अग्निवीर की जो भर्ती है, देखो इसमें 20% पहले 10% था और 20% करे, और साथ में एज में भी रिलैक्सेशन दिया है। सबसे बड़ी बात है, जब अब 21 साल की उम्र में अगर वो बाहर आ रहा है तो उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, साथ में वो प्रशिक्षण लेके आता है, सीख के आता है, और उसके पास 10,000 अब आप सुनिए, फिर चलाते रहो। 10,000 रुपए की नौकरी, एक MBA 2-2 लाख रुपए ले रहा है, आपको क्या पता? आपको क्या पता ही नहीं है कुछ? आपको कुछ नहीं पता, आप सिर्फ यहाँ पे बोलते हैं। आप, मैं बता रहा हूँ तो ये उसको शर्म आपको आनी चाहिए, आपको अपनी शर्म आनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? अपने ऐसे शब्द मत यूज करिए, आप शर्म आनी चाहिए। आप दोनों के पास लौट, शर्मी आपके पास है, काफी समय से वेट कर रहे हैं। जी जितेंद्र जी रखिए अपनी बात। सुनना ही नहीं चाहते, ये बीच में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए, बोले ही नहीं देते ये। मैं आपके सम्मानित चैनल पर हरियाणा की जनता के साथ सोशल जस्टिस हो और मुद्दा था बड़ा गंभीर और बड़ा अहम। इस देश की सीमाओं की रक्षा, देश के सेना और जवान से बड़ा कोई अहम मुद्दा नहीं है। और तमाम हम राजनीतिक लोगों को सारे वाद छोड़कर, सारी पार्टियों की लाग लपेट छोड़कर, अगर वाकई में थोड़ी भी देशभक्ति हमारे अंदर है, तो मैं कांग्रेस की बात ना कर ये भाजपा और INLD की बात ना कर देश के जवान की बात करें। हरियाणा का जो किसान है, हरियाणा का जो जवान है, देश का जवान, देश का किसान, अभूतपूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और हरियाणा वीरों की भूमि है। आज हरियाणा का बेटा, या तो किसान का बेटा खेत के अंदर हल चलाएगा, या बंदूक उठाकर सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की रक्षा करेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात वहां पर है कि जब अग्निवीर, हमारे हरियाणा के कई अग्निवीर जब शहीद हुए, सर्वोच्च बलिदान मातृभूमि के लिए उन्होंने दिया, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए उन्होंने दिया, तो जहां उनको परमवीर चक्र मिलना चाहिए था, तो परमवीर चक्र इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो अग्निवीर थे।
ये अग्निवीर जो शब्द है ये लील गया सोच को। नहीं, हमारा युवा, हरियाणा का युवा या तो खेत में काम करता था देश के लिए, या देश के लिए काम करता था अपने प्राणों का बलिदान देकर, सर्वोच्च बलिदान देकर सेना के अंदर जवान बनकर। आज उसकी सोच को भटका दिया इस सरकार ने। ये सरकार कौशल रोजगार के नाम पर हरियाणा में जिस प्रकार शोषण कर्मचारियों को इन्होंने किया हुआ है, उसी तरीके से आज अग्निवीर के नाम पर देश के जवान और हरियाणा के खासकर जो जवान जिनका एक सपना होता है, जवानी में सपना होता है, आज वो सपना ना देखकर बेरोजगारी का वो आलम में मजबूरी में अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं और अग्निवीर से वापस लौटकर वो बेरोजगार हैं। और एक बड़ी फहरिस्त और आरटीआई रिकॉर्ड के आधार पर 4,500 हरियाणा का अग्निवीर बेरोजगार है, जो दुर्भाग्य की बात है। अभी तो पहला वहां पर बैच ही नहीं आया, पहला बैच तो आने दो। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। आपको बता रहे थोड़ी भी बैच यार, पहला आप अभी बीच में तो बोलोगे प्रोफेसर साहब, आपका क्योंकि बैच 52 साल देश के तिरंगे को इज्जत नहीं दी आपकी पार्टी ने, आपके लोगों ने। तो अभी जंगे आजादी में खून नहीं कटवाया आप लोगों ने। आपको एक व्यक्ति बता दो मुझे भाजपा का, आपको जिसने देश की क्रांति में, देश की आजादी में एक आपको खून सूचना कटवाया दे रहा हो। हूँ, जितेंद्र अभी बेरोजगारी नहीं हुई उनकी, निजीकरण, ठेकेदारी, अभी वो बेरोजगार नहीं है। देश को रेल गेल भेल मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ कह रहे थे, बात सुन लीजिएगा। जितेंद्र जी वो क्लैरिटी दे रहे हैं कि पहला बैच अभी हरियाणा का जो युवा था, अभी बैच जो आना है, देशभक्ति के सपने पहला जिसके बैच अंदर निकलना होते है। हैं, इस उसको कहते मारने का बेरोजगार काम अग्निवीर योजना के नाम पर आपने किया है। अरे 20% की भीख आप देश के जवान को दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए नायब सिंह सैनी को। अभी बैच नहीं आया, देश के रक्षा मंत्री अभी बैच नहीं निकला, आपको ये पता होना चाहिए। प्रधान नरेंद्र मोदी चले जी इतने को, बेरोजगार भाजपा की सरकार को, केंद्र की सरकार को जहाँ शर्म बैठ आनी के चाहिए। झूठ बोलते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सदन में ताकत से देश के जवान का, देश के अग्निवीर का मुद्दा उठाया और आज भी हम प्रतिबद्ध हैं। कभी हरियाणा कभी तो कांग्रेस का ये हाल है। जितेंद्र जी, जब ये योजना लागू की गई थी, पार्टी, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। भूपेंद्र हुड्डा कहते थे कि युवाओं के साथ योजना धोखा है। अभी तब्दीली आई है क्या, राय बदली है क्या? क्योंकि कई फैसले इसके बाद लागू भी किए गए हैं और इनमें तब्दीली भी की गई है, संशोधन भी किया गया है, जो कि सरकार के मुताबिक अग्निवीरों के हित में है। आपकी राय नहीं बदली, विपक्ष की वही राय है अभी तक अग्निवीर योजना को लेकर? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे नायब सिंह सैनी हो, या राहुल गांधी जी हो, या नरेंद्र मोदी जी हो, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और हमारे कांग्रेस पार्टी ने जितने देश को प्रधानमंत्री दिए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, स्वर्गीय अभूतपूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया, घुटनों पर पाकिस्तान की सेना को ला दिया और विश्व के मैप को, नक्शे को बदल दिया। किसके दम पर? अपने आत्मबल, आत्म शक्ति और देश के जवान, देश सेना के जवानों के दम पर उन्होंने विश्व के मैप को बदल दिया। पाकिस्तान से बांग्लादेश बना दिया, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। आज वो सेना का जवान अपने आप को ठगा महसूस करता है। आज हरियाणा का युवा जो सपने देखता है, सबसे पहले सपने वो फौज में जाने के, देश की सेवा करने का, जवान बनने का, सेना में जाने का देखता है। आज उसके साथ कठोर घात करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। अरे आपने अहिरवाल में आपने भाषण दिया, रेवाड़ी के अंदर सबसे पहली रैली नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री उनका नाम तय किया जब उनकी पार्टी ने, तो उन्होंने रेवाड़ी में की थी और वादा किया था कि मैं देश के जवान और देश की, हरियाणा की इस वीर भूमि के लिए काम करूंगा, मैं सेना के लिए काम करूंगा, सैनिकों के लिए काम करूंगा। अरे पेंशन तक नहीं है अग्निवीर को, उनके आश्रितों को कोई भी किसी भी प्रकार की, कोई भी 1 रुपए की आपने सहूलियत उन लोगों को नहीं दी और भीख के रूप में 20% बढ़ाकर आप अपमान कर रहे हैं हरियाणा के वीर सैनिकों का, देश की सेना का, देश के जवानों का। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। मुस्कान जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नियमित भर्ती सेना के अंदर होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। अग्निवीर शब्द ही हटना चाहिए, नियमित भर्ती हो, जिससे हरियाणा नहीं पूरे देश के जवानों का मनोबल बढ़े, सेना का मनोबल बढ़े। और पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब को विमोचन क्यों नहीं होने दिया? ठीक है, ये तमाम सवाल है जी। चैप्टर था उसमें, ओमकार जी रखिए अपनी बात। ठीक है, चंदेलिया जी घबरा गए। मुस्कान जी, बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं। मुस्कान जी, मैं कहता हूँ अग्निवीर को 20% इन्होंने दे दिया रिजर्वेशन, अच्छी बात। बाकी 80% को पुलिस में ले लीजिए, क्योंकि अग्निवीर की जो ट्रेनिंग है वो देश की रक्षा के लिए, उसको सारे हथियार चलाने आते हैं, उसको देश की रक्षा करनी आती है, वो प्रदेश की रक्षा भी बढ़िया से करेगा। आप अग्निवीर को जितने भी आए
उनको प्रायोरिटी के ऊपर पुलिस में भर्ती कर लीजिए। अगर पुलिस में पोस्टें नहीं है इतनी, फिर दूसरे विभागों में डालिए, क्योंकि अग्निवीर को विशेष तौर पर प्रशिक्षण और प्रशिक्षण वो सेवा का दिया जाता है। दूसरी बात, अग्निवीर अगर कोई बच्चा हमारा शहीद हो जाता है तो जो शहीद होता है उसका दर्जा नहीं दिया जाता। 1300 करोड़ रुपए तो लोगों को दिए जाते हैं। 1300 अग्निवीरों का विशेष अभियान चलाया जा रहा है पुलिस में लेने के लिए। सपरा जी प्लीज 1 मिनट वेट कर लीजिए। 1300 अग्निवीरों मैं का आपके विशेष पास अभियान लौटूंगा, चलाया जा रहा आपको है। प्रॉपर मौका आप दूंगी। प्लीज बता दें इनको। सपरा जी जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए ओमकार जी। अग्निवीर को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और जो पैसे शहीद को मिलते हैं 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार समझ लीजिए, या उसके रेम्यूनरेशन घर वालों के लिए, क्योंकि बंदे की पूर्ति नहीं हो सकती, वो अग्निवीर को भी मिलना चाहिए। दूसरा, मैं अपने भाई को एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, हमारी विचारों के मतभेद हैं, वापसी कोई मतभेद नहीं, सिर्फ इतना बता दो HKRN में भर्ती की प्रक्रिया क्या है, पहला नंबर। चिंता मत करो, चिंता मत करो, घर जाके पढ़ लेना, घर जाके पढ़ लेना। SKRN डालोगे ना गूगल पे, थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ना आता है। अरे पढ़ना आता है या नहीं आपको? अरे पढ़ना आता है या नहीं? पढ़े लिखे हो या नहीं है? गूगल पे सिर्फ 4 शब्द डालना, हिंदी में या पंजाबी में या इंग्लिश में। इसलिए घर पे पढ़ लेना, अपना मुद्दा मत बदलो, अपना मुद्दा मत बदलो। गूगल पे 4 शब्द लिख लेना है, और ये भी लिख लेना पर्चियां नौकरी के लिए दी जा रही है हरियाणा में, ये भी देख लेना। और पिछली गवर्नमेंट की तुलना कर लेना, पिछली गवर्नमेंट से तुलना कर लेना, किस तरह से आपके पुलिस वाले निकाले और हमने रखे, ये भी देख लेना। शोर बजाना शुरू कर देता है ये भी नहीं बोलने पाएंगे। अहम मुद्दे को भटकाने का काम कर रहे हो। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये मुद्दा ये भटकाते हैं। आप किसान पे ले आते हो, ये SKRN पे ले आते हैं। मुद्दा कौन सा चल रहा है? इनको यही नहीं पता, ये रेगुलर भर्ती के साथ साथ लगता है ये व्यवहार उचित ये है? जो रेगुलर भर्ती है उसके साथ साथ अग्निवीर की भर्ती हुई है, ये उसके साथ साथ हुई है, वो तो हो ही रही है, रेगुलर तो चल ही रही है, उसके साथ साथ ये नौकरियां, मतलब ये सिर्फ जो बच्चे जो 12वीं पास है इधर उधर ना घूमे और उनको एक अच्छा अवसर मिले। ठीक है, मुख्य आपत्ति क्या है आपकी ओमकार जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं? मुस्कान जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि HKRN में जब कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन कराता है CSC सेंटर में जाके, 200 रुपए उसकी फीस लगती है, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई मैसेज नहीं कि उसका कितना नंबर है, कब उसका नंबर आ जाएगा, उसका डिपार्टमेंट में किसी में चयन होगा नहीं होगा, उससे आगे कितने बंदे हैं, कितनों का चयन हो गया, कितने रह गए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सब डॉट 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 डॉट। मैं पूछना चाहता हूँ कि भर्ती की प्रक्रिया क्या है? आप जनता के सामने, मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं 10वीं फेल हूँ, इसलिए 4 शब्द डाल लेना, 4 शब्द डाल लेना। अरे भाई सपरा जी वो ये कह रहे हैं कि 4 शब्द डाल लेना। वो ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को ये दिक्कतें आ रही हैं, बिना खर्चिया नौकरी होती है ये जो डिबेट है, और आप ये जो नूरा कुश्ती लड़ रहे हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, आप भी किसान पे ले आते हैं, आप किसान पे ले आते हैं, आप राहुल गांधी पे ले आते हैं, आप ये बताइए। आप जिस तरीके से जो नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, तुम्हारे को याद रखना। चिंता ना करो 2047 तक सीट खाली नहीं हो रही है। अभी हमने राज्यसभा में देख लिया अपना हाल, अभी आपने राज्यसभा में अपना हाल देखा ही नहीं देखा। आप सभी को रोक रही हूँ मैं, आप सभी को रोक रही हूँ मैं, ऐसे में किसी की आवाज नहीं पहुंच रही है। राजेंद्र जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, ठीक है जितेंद्र जी, ऐसे में किसी की आवाज नहीं पहुंचेगी सर। राजेंद्र जी, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं भर्ती प्रक्रिया को लेकर, इसके साथ ही रोजगार व्यवस्था को लेकर भी, क्योंकि ये नाकाफी है ये कहा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए अग्निवीरों के लिए? नहीं, देखिए, अब ये पहला बैच आ रहा है, तो सरकार को जो है उस पर गौर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो भी रिटायरमेंट के बाद आते हैं, अब ये इनका जो है सैनिक कल्याण विभाग भी बना हुआ है, सैनिक कल्याण विभाग के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह करना चाहिए, और उनको मॉनिटर करना चाहिए कि वो किस तरह से रिहेबिलिट हो रहे हैं, रीएम्प्लॉय हो रहे हैं। तो सरकार अपने स्तर पर भी दे, और जिनको कहीं भी उद्योग क्षेत्र में और कहीं दूसरे क्षेत्रों में अगर उनको पुनर्वास करती है, उनको रीएम्प्लॉय करवाती है, तो ठीक है, उसको पूरी तरह से मॉनिटर करना चाहिए। क्योंकि ये जो स्कीम आई है अग्निवीर वाली, ये एक अलग तरह का ही मॉडल आया। सेवा में, सेना में सेवा का एक बिल्कुल ही डिफरेंट मॉडल है, और 4 साल की सेवा के बाद देखा जाए तो 4 साल के लिए मैं तो जो है सेना के लिए एक तरह से कोई भी जवान तैयार होता है,
एक तरह से फिजिकली और मेंटली तैयार होता है और वो उसमें इतने शॉर्ट पीरियड में वो रिटायर ही हो जाएगा। तो रिटायर होने के बाद फिर उसको सर्विस चाहिए, आप फोर्स सर्विसेज में रखिए उनको। फिर आप यही रखिए कि सैनी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है आप उसको 100% उनको रख लीजिए उसमें, फिर वो ज्यादा ठीक रहेगा। फिर आपको जरूरत ही नहीं है दूसरे युवा जो है जो सिविलियन है उनको आप दूसरे क्षेत्रों में रोजगार दीजिए। तो सरकार को पहले एक बार देखना चाहिए, बैच आने के बाद क्या होता है, उनको रिहेबिलिट करना चाहिए, उनको रीएम्प्लॉय 100% रीएम्प्लॉय करना ही चाहिए। ये सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। ये नहीं है कि हमने इतना परसेंट कर दिया, ये कर दिया, चलिए उस परसेंट से पूर्ति अगर होती हो तो ठीक है, लेकिन आगे है तो ठीक है। जल्दी से बोलिए ओमकार जी। मुस्कान जी, मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, देखिए मैं जनता का मुद्दा उठा रहा हूँ, बच्चे बहुत परेशान, मेरे भाई नॉलेज वाले, हम तो देखिए अनपढ़, कृपया ये बता दें कि एक बच्चा जो HKRN के लिए CSC सेंटर में रजिस्ट्रेशन कराता है 200 रुपए फीस लग जाती है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, कोई मैसेज नहीं, कोई फोन नहीं, उसको अपनी परिस्थिति का कैसे पता लगेगा कि उसकी नौकरी में कितनी सीरियल नंबर है, कितने उससे आगे हैं, कितने उससे पीछे हैं, उसका नंबर कितने साल तक आ जाएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। और अब मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ, मैं अम्बाला का रहने वाला हूँ, नगर परिषद में 103 कर्मचारी HKRN और अस्थायी कर्मचारी हैं, सारे के सारे बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार भर्ती हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैंने लिस्ट ले रखी है। ये सिरसा की नौकरियां नहीं है, ये चैलेंज करता हूँ नौकरी है। अगर CM सिरसा से, अरे सपरा जी थोड़ा शर्म करो, मैं चैलेंज अगर रोहतक से CM है तो सारी नौकरियां आप क्यों बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं? हर क्षेत्र में नौकरियां मिल रही है, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में गरीब का बच्चा आ रहा है, किसान का बच्चा आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चपड़ासी का बच्चा आ रहा है, उसको नौकरी मिल रही है। चलिए आप सभी को मैं रोकना चाहूंगी, ऐसे में किसी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अग्निवीर भर्ती को लेकर ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। सपरा जी ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, समय की बाध्यता है, इसलिए आप सभी को रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। हरियाणा सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है, आरक्षण में बढ़ोतरी की गई है, 20% इसे किया गया है। क्या ये सकारात्मक बदलाव लाता है या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।